अच्छा बेटा, उस दिन हमारा जो टॉपिक था और जिसकी वजह से ये क्लास हो नहीं पाई थी, वो टॉपिक था इलेक्ट्रोफाइल का और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्योंकि बेंजीन के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं और बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल मैं शुरुआत से आपको पढ़ा लेता हूं क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया भी था इसके बारे में। तो इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लेते हैं आज हम। देखें, इलेक्ट्रोफाइल इस वर्ड की जो मीनिंग है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है अट्रैक्टर। मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले, लाजिम बात है। देखें, इलेक्ट्रॉन को जो चीज अट्रैक्ट करेगी ना, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव को तो नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन है पॉजिटिवली चार्ज आयंस पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस which accept which accept electron pair which accept electron pair वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को। देखो, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन हो जो एक्सेप्ट किसको करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को, उनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। वो इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सपोज करते हैं, ये एग्जांपल है इसकी, Cl पॉजिटिव। तो Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि Cl पॉजिटिव के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इसको। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है Cl पॉजिटिव। ऐसे Br पॉजिटिव, ये है क्लोरोनियम आइन, ब्रोमोनियम आइन, क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आइन, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि कार्बन के एक्चुअली आक्रेशन में इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है 4 होते हैं, एक वो लूज कर देता है, बाकी बचते हैं 3। 3 वो हाइड्रोजन से शेयर करता है, हो जाते हैं 6, फिर भी 2 की नीड होती है। तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा ये है CH3CO, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन सबको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मगर एक चीज ध्यान में रख लो, ऑल पॉजिटिव आयंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ऑल पॉजिटिव आयंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये न समझो कि सारे पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्योंकि पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोफाइल वही हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, या जिसमें कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो अब देखो, सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि सोडियम आयन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हो सकता है वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो सोडियम आयन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। मैग्नीशियम आयन भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम के भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। तो इसका मतलब है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऐसे एल्यूमिनियम आयन को भी देखें, एल्यूमिनियम आयन को भी देखेंगे ना आप लोग, तो एल्यूमिनियम के भी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अच्छा, अब आते हैं हाइड्रोजन आयन, हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसका शेल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हाइड्रोजन आयन तो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है।
मगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अच्छा, एक बात और भी है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मगर उनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। आर इलेक्ट्रोफाइल्स, वो क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। देखो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है मगर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है मगर उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। देखो इसमें BF3, BCl3, AlCl3, AlBr3, FeCl3, BeCl2। अब देखो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। चले एक एग्जांपल मैं दे देता हूं उनमें से, ये देखें, ये इसका स्ट्रक्चर शो करके BF3 को देखें, तो देखो बोरान के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, बोरान का जो लास्ट शेल उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3। BF3 की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे आ गया, यहां पे फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो यहां पे फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि 7 उसके अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक बोरान से शेयर किया, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। यहां पे भी फ्लोरीन आ गया, इलेक्ट्रॉन 8 हो गए फ्लोरीन के, इधर भी फ्लोरीन आ गया है, तो देखो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और बोरान का भी तो कंप्लीट, बोरान का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जो बोरान है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 8 पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है। देखो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब है बोरान इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। बोरान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अगर कोई कंपाउंड AlCl3, AlBr3, ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। वैसे भी ग्रुप थर्ड वाले बोरान एल्यूमिनियम जब ये कंपाउंड बनाते हैं तो उनके आखिरी में इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 वो शेयर करते हैं, 6 हो जाते हैं, तो इनका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। और ऑक्टेट इनकम्प्लीट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, इनको हम कहते हैं ल्यूएस एसिड्स। ठीक है, ये क्या है भाई, these molecules are known as Lewis acids, electron pair acceptor, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। अब बी को देखें तो बी के आखिरी में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 2 वो क्लोरीन से शेयर करेगा, कितने हो गए, 4, फिर भी 4 की है कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका भी। अच्छा, उसके बाद है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल, दोज मॉलिक्यूल्स which have
बोथ सेंट्रल, बोथ सेंटर से हो रहा था इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होगा। देखो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होगा और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल है SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है तो साथ में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। ये देखो, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाती है और सल्फर के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव। तो इसके अंदर देखो दो सेंटर हैं, पॉजिटिव सेंटर भी है और नेगेटिव सेंटर भी है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। तो ये था इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। अब न्यूक्लियोफाइल, अगर मैं आपको पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ा लेता हूं, अगर टाइम बच जाता है तो न्यूक्लियोफाइल भी मैं पढ़ा लूंगा आप लोगों को। अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हम पढ़ेंगे अल्काइल हेलाइड के चैप्टर में। अल्काइल हेलाइड, इसके बाद जो चैप्टर आएगा अल्काइल हेलाइड का, तो उसमें वो उसमें रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, तो वहां पे हम न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल तो इलेक्ट्रोफाइल की नीड थी तो इलेक्ट्रोफाइल हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो याद कर लो, बेंजीन नहीं मगर जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उन सबके जो फेवरेट रिएक्शंस हैं या उनके जो कॉमन रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। देखो कॉमन रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर, कॉमन जो रिएक्शंस हैं ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उनके कॉमन रिएक्शंस कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, कॉमन रिएक्शंस, या कहते हैं फेवरेट रिएक्शंस, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड जो खुद है वो न्यूक्लियोफाइल है। एरोमेटिक जो कंपाउंड्स हैं आर न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से? पाई जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से उनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफाइल होते हैं, सो इलेक्ट्रोफाइल
will attack unaromatic compounds। इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। और रिएक्शन कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखिए जो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे वीक इलेक्ट्रोफाइल के लिए, इसलिए वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा। स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन को अटैक करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स इज इन बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन में है वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोफाइल। सो स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन को अटैक करके उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑफ बेंजीन। अच्छा, उनमें एक है हेलोजिनेशन, एक है हेलोजिनेशन। अच्छा, दूसरा है नाइट्रेशन। सल्फोनेशन। चौथा है फ्राइडल क्राफ्ट। अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। तो पहले पढ़ते हैं हम हेलोजिनेशन को। देखो, पहले पढ़ते हैं हेलोजिनेशन को। और हेलोजिनेशन के लिए कौन से रिएजेंट कौन सा चाहिए हमें? देखो, रिएजेंट है हमारे पास X2। X2 से मुराद है Cl2, Br2, अच्छा I2 या F2। ये हमारे लिए रिएजेंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे। ठीक है।
ये हमारे लिए रिएजेंट्स हैं, मगर मैं इन रिएजेंट्स को तरतीब से भी लिख देता हूं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शन होगा, जो फास्ट रिएक्शन होता है, वो फ्लोरीन में होता है। देखो फ्लोरीनेशन जो बेंजीन की है वो फास्ट होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसके बाद क्लोरीनेशन है, ब्रोमिनेशन है, आयोडीनेशन जो है देखो बहुत स्लो होती है, आयोडीनेशन स्लो होगी, रिवर्सिबल भी होगी, और इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है एच आई बाय प्रोडक्ट बनेगा, वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिएक्शन को वापस क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब है आयोडीनेशन जो होगी वो डायरेक्ट बेंजीन की पॉसिबल नहीं होगी, या उसे यील्ड ही कम मिलेगी हमें, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। अच्छा, अब आते हैं कैटलिस्ट कौन से यूज करेंगे इसके लिए। कैटलिस्ट होते हैं ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। ल्यूएस एसिड, उनमें Fe(X3), FeCl3, FeBr3, AlCl3, AlBr3, BeCl2 भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं हेलोजिनेशन के लिए। देखो ये बेंजीन है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeX3, या कोई भी इसमें से कैटलिस्ट लिख सकते हो FeX3। अच्छा, तो ये जो हेलोजन का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर जो डिसोसिएशन होगी वो हेटेरोलाइटिक डिसोसिएशन होगी। देखो इसका जो X2 का बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस तरह का होगा। देखो X जो हेलोजन है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, ये दूसरा X है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके आखिरी शेल में। तो इसका जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो तकरीबन इस तरह का होगा, ऐसे। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, बॉन्ड की फिशन हेटेरोलाइटिक हुई है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं, इसके पास 8 हैं, तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गई हैं। इवन इलेक्ट्रॉन्स, देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन इवन है, इसके पास 6 हैं, इसके पास 8 हैं, तो जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी। अब बेंजीन के ऊपर अटैक जो करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो बेंजीन के ऊपर जो अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ये देखिए बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा एक्स पॉजिटिव। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई बेंजीन के ऊपर अटैक कौन करेगा, एक्स फ्री रेडिकल, एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहां पे देखो बनना भी क्या है, ये जो बॉन्ड एक्स है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव होगी। और बॉन्ड टूटा है हेटेरोलाइटिक तरीके से, होमोलाइटिक नहीं हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो एक्स लग गया बेंजीन के ऊपर, और प्लस में यहां से निकलेगी हाइड्रोजन, और वो नेगेटिव एक्स के साथ मिलेगी और बनाएगी HX, और ये बन गया हेलो बेंजीन। ये क्या बन गया, हेलो बेंजीन बन गया। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्लोरीनेशन बहुत फास्ट होती है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। आयोडीनेशन से इतनी यील्ड ही नहीं मिलती,
रिएक्शन स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है। इसके अंदर जो बाय प्रोडक्ट बनता है HI, वो क्या होता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन यील्ड ही नहीं देगा। बाकी बचते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये पढ़ लेते हैं, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो ये क्लोरीनेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeCl3 या AlCl3। तो यहां पे भी क्या होगा, क्लोरीन की जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो हेटेरोलाइटिक तरीके से होगा। Cl पॉजिटिव जो होगा वो अटैक करेगा कार्बन के बेंजीन की रिंग के ऊपर। ठीक है, किसी भी कार्बन पे ये लग सकता है, किसी भी कार्बन पे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बन गया, ये किसी भी कार्बन पे लग सकता है देखो, और प्लस में बन जाएगा HCl। अच्छा, ये है बेंजीन, और इसका रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ, और जो कैटलिस्ट है वो है FeBr3 या AlBr3, और बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट हो गई, और हाइड्रोजन की जगह पे Br लग गया, और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे Br के साथ मिलकर HBr बना लेता है। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म के ऊपर। देखो इसका मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन, तो अच्छा, तो हम लेते हैं मॉलिक्यूल Cl2 का। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे क्लोरीन के भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं देखो, और ये आपस में शेयरिंग करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है इनके दरमियान, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, प्लस कैटलिस्ट आ गया यहाँ पे FeCl3। ये ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है। याद करो, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट जो होता है वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, इसको न्यूक्लियोफाइल की नीड है। तो ये क्या करता है, इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, इसलिए बांड तोड़ता है अपने फायदे के लिए। मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल की नीड है ना, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की नीड के लिए ये बांड तोड़ेगा किस तरीके से, अभी मैंने आपको बता चुका हूं मैं इससे पहले कि ये बांड तोड़ेगा हेटेरोलाइटिक तरीके से। ये हेटेरोलाइटिक बांड फिशन हुई। इस Cl के पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला जो Cl है, क्लोराइड आइन, उसको ये एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और बनाएगा FeCl4 बन गया। और बाकी बचेगा Cl पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, जिसको मैंने ई लिख दिया है, ई से मुराद है इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप लोग FeCl4 का, तो FeCl4 का स्ट्रक्चर तकरीबन ऐसा बन जाता है। Fe, इधर Cl, यहां पे भी Cl, इधर ही Cl, एक बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये देखो, देखो 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, एक क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, जिसमें ये डोनर है और ये क्या है, एक्सेप्टर है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है और ये एक्सेप्ट करेगा, और बनेगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अच्छा, तो ये पहला स्टेप हो गया जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है। अब सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल
ऑन बेंजीन रिंग, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर। और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग इज रेट डिटरमाइन स्टेप या स्लो स्टेप। ये जो स्टेप होगा स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइन स्टेप भी होगा। तो देखो ये बेंजीन की रिंग है ये, और यहां पे Cl क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल। तो याद कर लो इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की तलाश है, ये वहां अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डीलोकलाइज्ड हैं, कभी किस कार्बन पे चले जाते हैं कभी किस कार्बन पे चले जाते हैं। अगर सपोज करते हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ गए तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगी, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। देखो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कार्बन पे आ गए तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे चले जाएंगे तो इस पर नेगेटिव होगी, इस पर पॉजिटिव होगी। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे गए तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डी लोकलाइज्ड होते हैं, कभी किस कार्बन पे जाते हैं कभी किस कार्बन पे। अच्छा जब ये किसी कार्बन एक कार्बन पे चले जाएंगे तो उसी कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगी, और एकदम इलेक्ट्रोफाइल उसी कार्बन पे वो क्या करेगा, अटैक करेगा, और उन पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, देखो इस पर अटैक करेगा, और जहां पे मैंने क्या लिखी है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिखी है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पे आ गए हैं। अच्छा तो ये स्टेप स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइन स्टेप होगा। अच्छा अब इलेक्ट्रोफाइल एकदम अटैक कर लेता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और पाई बॉन्ड जो समझे एक ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किसने किया, क्लोरीन ने, और बना हुआ कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब हाइड्रोजन भी लगी हुई है इसके ऊपर, और दूसरे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल लग चुका है वो कार्बन sp3 हैबर्ड होगा। ये क्या है, sp3 हैबर्ड कार्बन है जिस पर इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है। इस आयन को हम कहते हैं एरिनियम आयन, क्योंकि एरोमेटिक रिंग के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आती है तो उसको हम कहते हैं एरिनियम आयन। तो इस आयन को हम क्या कहेंगे, एरिनियम आयन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज्ड होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज्ड हैं। कैसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, ये देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे मूव करेंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगी। तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसका दूसरा रेजोनेंस है, बट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, जो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। देखो Cl भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, और दूसरा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, दूसरा पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर इधर आ गया, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। अच्छा इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बनेगा, देखो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर Cl लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है। अच्छा अब क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो एक पाई बॉन्ड इधर मौजूद है और दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई। तो देखो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे थी, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गई, अब पॉजिटिव चार्ज इधर आ गई। तो इनको कहते हैं डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं इनको, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन डीलोकलाइज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे फिक्स नहीं है, लोकलाइज नहीं है। लोकलाइज का मतलब होता है फिक्स, मगर ये पॉजिटिव चार्ज क्या डीलोकलाइज है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, डी लोकलाइज्ड कार्बोकेटाइन। अगर इन सब का रेजोनेंस हैबर्ड बना लेंगे हम,
अगर इन सब का हम रेजोनेंस हैबिट बनाएं, इन सब का हैबिट स्ट्रक्चर, तो ये इस तरह का बन जाएगा। अगर इनका हम रेजोनेंस हैबिट बनाते हैं तो Ca लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगी हुई है। अच्छा, अब देखो कहां पे पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड पूरी रिंग में नहीं है। देखो पाई बॉन्ड पूरी रिंग में डीलोकलाइज नहीं है, ठीक है। आधे से ज्यादा रिंग में पाई बॉन्ड मौजूद है। देखो किस तरह पाई बॉन्ड यहां पे है, देखो है ना पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड यहां पे भी है इस स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड यहां पे भी है इस स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड यहां पे भी है इस स्ट्रक्चर में। तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड कहां से कहां तक है, देख लो आप लोग। जहां से पाई बॉन्ड है वहां पे मैं डॉट लगा देता हूं, डॉट्स लगा देता हूं। यहां तक तो मौजूद है ना पाई बॉन्ड, है नहीं? पाई बॉन्ड है, या जहां मैंने डॉट लगी यहां पे पाई बॉन्ड है, मतलब किसी न किसी स्ट्रक्चर में तो मौजूद होगा ना। देखो यहां पे है, इधर भी है इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में नहीं है पाई बॉन्ड, यहाँ पे मौजूद है पाई बॉन्ड, तो इसका मतलब है पाई बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, इधर इस हिस्से में पाई बॉन्ड नहीं है, इस हिस्से में पाई बॉन्ड नहीं है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी डिलोकलाइज है, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं इसको। तो याद कर लो एरोमेटिक, ये जो कार्बोनियम आयन है ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। अब ये अपना एरोमेटिक कैरेक्टर कैसे बहाल करेगा, इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर किस तरह रिकवर होगा, तो ये जो एरोमेटिक कैरेक्टर को रिकवर करने के लिए ये प्रोटॉन को लॉस करेगा, लॉस ऑफ द प्रोटॉन। क्या होगा, अब इस प्रोटॉन को रिमूव होना है, ये प्रोटॉन निकलेगा यहां से। अच्छा, जब ये प्रोटॉन निकलेगा यहां से निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको, रिंग को, मतलब हाइड्रोजन आयन निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो हाइड्रोजन आयन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, रिंग को देगा, तो इसके अंदर वापस पाई बॉन्ड बहाल हो जाएगा, पाई बॉन्ड तीसरा पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड स्टेप। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का रिमूव होना। अच्छा, तो ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा किसमें से, एरियम आयन में से। एरियम जो आयन है, ये एरियम आयन, इसमें से ये प्रोटॉन निकलेगा। अच्छा, प्रोटॉन को कौन निकालेगा, देखो प्रोटॉन को निकालेगा ये एफीसीएल4। एफीसीएल4 में जो क्लोराइड नेगेटिव है, एफीसीएल4 में जो क्लोराइड नेगेटिव है, वो क्या करेगा, वो यहां पे आएगा। देखो ये क्या करेगा, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसको निकालेगा, बनाएगा HCl, और कैटलिस्ट की रिकवरी हो जाएगी, कैटलिस्ट वापस FeCl3 में तब्दील हो जाएगा, कैटलिस्ट की रिकवरी हो गई, और बॉन्ड की भी रिकवरी होगी, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये इसका मैकेनिज्म है, सबका मैकेनिज्म इन जैसा होगा बिल्कुल। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो इसके अंदर जो सेकंड स्टेप है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन, इज स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमिन स्टेप। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, ठीक है, वो स्लो स्टेप होगा, और ये इसका स्लो स्टेप है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अब सबका मैकेनिज्म इन जैसा होगा। अब बाकी जो स्ट्रक्चर्स मैं आगे मैकेनिज्म को पढ़ाऊंगा, उनके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें टाइम चला जाता है, इसलिए समझो को बनेंगे यही होंगे, सबके अंदर यही होगा प्रोसीजर, मेथड सबके अंदर क्या होगा, ये बनाएंगे नहीं हम आगे, एक स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे, आगे फर्दर अगर आप बनाना चाहते हैं तो भले बना लेना। अच्छा, अब आते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन में, देखें बेंजीन
रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ, HNO3 कंसंट्रेटेड, नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी कंसंट्रेटेड है, जो कैटलिस्ट है। रेशो इनका है 1:1। 1:1 से मुराद है 1 मोल नाइट्रिक एसिड का और 1 मोल किसका है, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का है। और इसको हम हीट देते हैं 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट देंगे। तो बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड 1:1 में। अच्छा, heated at 50 to 55 degree centigrade temperature to produce nitrobenzene, to produce nitrobenzene। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक्चुअली नाइट्रोनियम आइन बनाता है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, नाइट्रिक एसिड को इस तरह तोड़ेगा कि नाइट्रोनियम आइन बनेंगे। नाइट्रोनियम आइन मतलब NO2 पॉजिटिव। तो बेंजीन को अटैक कौन करेगा, NO2 पॉजिटिव अटैक करेगा, क्योंकि बेंजीन को अटैक वैसे भी आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, NO2 पॉजिटिव है, जो अटैक करेगा बेंजीन की रिंग के ऊपर और बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। और दूसरा बनेगा वाटर। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म। अच्छा, अब देखो स्टेप 1 में आपको पता है कि स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल होती है, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगी। अब स्टेप 1 है, नाइट्रिक एसिड को मैं इस तरह लिख देता हूं, ये बेटा नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। और नाइट्रिक एसिड में जो ऑक्सीजन है ये, इसके पास 2 लोन पेयर हैं। इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। ये नाइट्रिक एसिड का फार्मूला है। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा किसको, नाइट्रिक एसिड को। और नाइट्रिक एसिड उस हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह। यहां पे हाइड्रोजन आ गई और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो कौन सा बॉन्ड बना है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन ने लोन पेयर को, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन आयन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। देखो, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन तीसरा बॉन्ड बनाता है लोन पेयर के जरिए तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सी आती है, पॉजिटिव। और सल्फ्यूरिक एसिड एक प्रोटॉन डोनेट कर चुका है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड प्रोटॉन का क्या है, डोनर है। क्या ये प्रोटॉन का डोनर है, तो इसको हम कहते हैं ब्रांसेट एसिड। और यह ब्रांसेट बेस, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन डोनर। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल है देखो, ये अनस्टेबल है। अब क्या होता है, अब यह होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। NO2 और इस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, ऑक्सीजन को। तो क्या बन जाएगा, बनेगा वाटर। क्या बन जाएगा, वाटर बनेगा। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन NO2 से चले गए हैं, तो NO2 के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, NO2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। और ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, नाइट्रोनियम आइन।
ये नाइट्रोनियम आइन समझे इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ये डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है और NO2 पॉजिटिव। अब ये अटैक करेगा किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, सेकंड स्टेप में। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2 पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम आइन, ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। और इसका जो अटैक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग इज स्लो स्टेप, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसको बोलते हैं। RDS का मतलब है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब NO2 अटैक करेगा रिंग के ऊपर, और रिंग से क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। देखो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है मूव करते रहते हैं, और NO2 किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है, किसी भी कार्बन पर अटैक करके वहां से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सिग्मा बॉन्ड ये बना सकता है। देखो अगर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ गए, तो क्या होगा, NO2 यहां पे अटैक कर लेगा और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बाकी कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 होंगे, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जाएगी और हाइड्रोजन भी लगी हुई है। क्या कहते हैं इसको हम, एरिनियम आइन, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होती है, डीलोकलाइज है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगी, और ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगी। तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज क्या होती है, डीलोकलाइज होती है। ठीक है, एरिनियम आइन के अंदर इसको कहते हैं डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन। अच्छा, अब इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी, प्रोटॉन निकलेगा, ये जो प्रोटॉन है ये निकलेगा और बॉन्ड अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप इसका। थर्ड स्टेप के अंदर ये देखें, NO2 भी लगा हुआ है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, 2 पाई बॉन्ड्स इसके हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहां पे आ जाता है HSO4। ठीक है, HSO4 क्या करता है, इस प्रोटॉन को निकालेगा, यहां पे हाइड्रोजन आइन निकलेगी, हाइड्रोजन आइन मतलब हाइड्रोजन जाएगी तो खाली हाथ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन किसको देगी, ये इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, रिंग को मिलेंगे। अच्छा, ये H निकलेगा, इसके साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा, और प्लस में क्या बन गया, वापस बॉन्ड आ गया, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब आते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन देखो, बेंजीन, बेंजीन है ये, रिएक्ट करती है सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ, H2SO4 कंसंट्रेटेड, सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड। टेम्परेचर कितना देते हैं, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 to 80 भी लिखा मगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे इसको हम। तो बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और प्लस वाटर, बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसमें आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करेंगे, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में 20% सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है,
20%। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है 20%, तो SO3 प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड, इसको हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। देखो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो जाएगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया हमने, बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है, देखो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H नहीं है। देखो इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3H नहीं है, इसका इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3 है, तो याद कर लो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3H नहीं है, मगर उसकी जगह पे SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल। चले मैकेनिज्म से पता चल जाएगा आपको। मैकेनिज्म, इसका पहला स्टेप, अब देखो इसके अंदर यही SO3 जो है वो सल्फोनेटिंग एजेंट है। ये देखो जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में SO3 है ना, एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल यही है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए हमने। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग ले रहे हैं तो इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल है, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? दो। अच्छा, ये बनाएंगे SO3, ठीक है। SO3 प्लस में क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आइन, और प्लस में बनेगा HSO4 नेगेटिव आइन। ये बन गया। देखो सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? SO3 हाइड्रोनियम आइन, और प्लस में क्या बन गया? HSO4 नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल ये है, HSO4 होगा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल है। 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन हो गई ना इसमें भी। ये इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली SO3। अच्छा, अब ये SO3 अटैक करेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अब आते हैं सेकंड स्टेप। और ये बेंजीन रिंग है, और यहां पे आ गया एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल SO3। देखो एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल SO3। अब क्या होगा? इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन से शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर आएगी पार्शियली नेगेटिव चार्ज, सल्फर के ऊपर आ गई पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इसके अंदर दो सेंटर्स हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मगर ये अटैच किसके साथ होगा? सल्फर के साथ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल है। ये अटैक करेगा किसके ऊपर? बेंजीन की रिंग के ऊपर। अच्छा, तो अब देखो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। देखो एस ओ नेगेटिव हो गया। अब क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सी चार्ज आएगी? नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। देखो फिर देखो ये पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड टूटने के बाद सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी, सल्फर अटैच हो गया किसके साथ? रिंग। सल्फर ने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, बेंजीन की रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और ये बन गया एरिनियम आइन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं आगे फर्दर, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन भी लगी हुई है, इसको मैं SO3 नेगेटिव लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? SO3 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल देखो SO3 है,
ठीक है, इसको मैंने SO3 नेगेटिव लिख दिया। क्या लिख दिया? SO3 नेगेटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा लॉस ऑफ द प्रोटॉन। ये सेकंड स्टेप है इसका, ये स्लो स्टेप है और RDS भी है, रेट डिटरमिन स्टेप। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग इज रेट डिटरमिन स्टेप। तो इसको हम क्या कहते हैं? एरिनिमाइन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और आपको बताइए पॉजिटिव चार्ज क्या होगी? डीलोकलाइज होती है, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाती है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन से इधर आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगी। तो पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज है, पाई बॉन्ड्स भी क्या हैं? डीलोकलाइज होते हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में होता है रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। प्रोटॉन का रिमूव होना। ये SO3 नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे कौन आएगा? HSO4 आएगा, और ये HSO4 क्या करता है? इस प्रोटॉन को निकालेगा। इस प्रोटॉन को क्या करेगा? ये निकाल कर क्या बनाएगा? H2SO4 बन गया। और जैसे प्रोटॉन निकलेगा, बाण अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा। बाण अपनी वापस पोजीशन पे आ गया, ये बन गया SO3 नेगेटिव। क्या बन गया? SO3 नेगेटिव। अच्छा, SO3 नेगेटिव ये प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करता है? हाइड्रोजन आयन से। हाइड्रोजन आयन से। अब इसका चौथा स्टेप ही होगा। ये देखो SO3 नेगेटिव है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन आयन से। ये प्रोटॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है और SO3H में तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील हो जाएगा? SO3H में। देखो SO3H में ये तब्दील हो गया, SO3H। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन आयन से इसने प्रोटॉन को लिया, SO3H बन गया, प्लस में क्या बनेगा? फिर वाटर बन जाएगा। तो ये इसका है मैकेनिज्म। अच्छा, अब आते हैं फ्राइडल क्राफ्ट। अल्काइलेशन। अच्छा देखो, नाम से भी पता चल रहा है फ्राइडल क्राफ्ट। बेटा ये दो साइंटिस्ट हैं, उनके नाम है ये, एक है फ्राइडल और दूसरे का नाम है क्राफ्ट। फ्राइडल फ्रेंच का था और क्राफ्ट अमेरिकन। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है, और इनके कंट्रीब्यूशन से दो रिएक्शंस हैं। एक है फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और दूसरा है फ्राइडल क्राफ्ट असाइलेशन। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप लगेगा, अल्काइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, मतलब अल्काइल ग्रुप लगेगा बेंजीन रिंग के ऊपर। अच्छा, दूसरे में असाइल ग्रुप लगेगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बेंजीन जो है, देखो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बेंजीन रिएक्ट करेगी अल्काइल हेलाइड के साथ। देखो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है तो बेंजीन है ये, प्लस RX, RX अल्काइल हेलाइड, मतलब बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हेलाइड के साथ। बेंजीन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? अल्काइल हेलाइड के साथ। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट AlX3 या एफिशियल ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट होगा, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट होगा इसके अंदर। अच्छा, तो X जो है ये पार्शियली नेगेटिव होता है, R क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव। जो R होगा वो पार्शियली देखो पॉजिटिव है, और X क्या है? पार्शियली नेगेटिव है। तो अब होता है बेंजीन के ऊपर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है।
तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। तो बन जाएगा अल्काइल बेंजीन। और प्लस में क्या बनेगा, HX बनेगा। अगर क्वेश्चन यहां पे अराइज हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ अल्काइल हेलाइड, यहां पे बेटा क्वेश्चन आ जाता है अल्काइल हेलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि इसमें अल्काइल फ्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है। इसमें रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वैसे जनरली मैं बता देता हूं, जनरली जनरल बात यह होती है कि अल्काइल हेलाइड में जो रिएक्टिविटी होती है वो अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज्यादा होती है। वैसे जनरली बोल रहा हूं, इस रिएक्शन के हवाले से नहीं बोल रहा हूं, वैसे जनरली मैं बात कर रहा हूं कि अल्काइल हेलाइड में जो रिएक्टिविटी होती है वो अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन के अंदर। अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि उसका बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। कार्बन और अल्काइल, कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, वीकर बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी कम है उसकी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी लो है इसकी। फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेविना रीजन में भी यही है, वर्ड्स रिएक्शन के अंदर भी यही है, मगर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता। अच्छा यहां पे क्या है जो ऐसा नहीं है, एक्चुअली यहां पे हमें चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। क्या चाहिए होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा जब वो बॉन्डेड होगा किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फ्लोरीन के साथ। क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींच कर निकालेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, अगर क्वेश्चन आ जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा अल्काइल हैलाइड का वो ये वाला होगा, RF। क्यों RF? क्योंकि यहां पे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ये जो R होगा ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। ये R क्या हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। और हमें चाहिए भी क्या, हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक नहीं करेगा। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए RF की रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। देन RCl, देन RBr, देन RI, ये इलेक्ट्रोफिल। अच्छा, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये वाली नहीं होगी। RI मोर रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें वो चाहिए ताकि इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाए। इजीली क्या हो जाए, बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और इजीली बॉन्ड ब्रेक किस में होगा, RI में। देन RBr, देन RCl, देन RF। अगर जनरली बोलेंगे आप लोग
ऐसे जनरली बोलें तो ऑर्डर रिएक्ट अल्काइल हैलाइड का क्या होगा, यही वाला होगा जनरली, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन जनरल जो भी है ना, उनमें वही रिएक्ट ज्यादा होता है जिसका बॉन्ड इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड इजीली इसका ब्रेक होगा। चलो वो आपको मैं अल्काइल हैलाइड में डिटेल में पढ़ा लूंगा, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, मगर हम पढ़ रहे हैं कि इसको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बता दिया ऑर्डर रिएक्टिव ऊपर वाला होगा इसका। ठीक है, अच्छा अब आते हैं, ये तो मैं इससे आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं उन रिएक्शंस पे। देखो ये बेंजीन है प्लस मीथाइल क्लोराइड, बेंजीन रिएक्शन करवाते हैं मीथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। अच्छा अब क्या होगा, Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव होगी, इसके ऊपर पार्शियली क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना होगा ना, उतना ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का बना देगा। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का ये बन जाएगा अल्काइल ग्रुप, और ये अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करेगा। और ये किस पर लग सकता है, किसी भी कार्बन पर लग सकता है। ठीक है, ये बनेगा टोलीन या मिथाइल बेंजीन, और प्लस में HCl बन गया। अब बेंजीन प्लस ये है प्रोपाइल क्लोराइड, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड, 1 डिग्री प्रोपाइल क्लोराइड है ये, क्योंकि प्राइमरी है ये इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अच्छा बनेगा पता है क्या, देखें बनेगा नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनेगा। देखो बेंजीन को रिएक्शन कराते हैं प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड से, मगर यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसको कहते हैं क्यूमीन, और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमने लिया तो नॉर्मल प्रोपाइल था, मगर बेंजीन के ऊपर तो आइसोप्रोपाइल लग गया, तो ये हमें चलेगा पता मैकेनिज्म के अंदर। देखो जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। तो आते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर। जो इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहीं पता चल जाएगा हमें। ये देखो प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड है ये, प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड। इसका पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्मेशन होगा पहला स्टेप। अच्छा तो अब देखो ये प्राइमरी प्रोपाइल क्लोराइड है प्लस जो है कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं AlCl3 ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। अच्छा ये क्या करेगा, इस Cl को मिला देगा अपने साथ और बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव आएगी।
तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन बना है 1 डिग्री। देखो कार्बोकेटाइन क्या बना है बेटा, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। तो याद कर लो कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होती है, ये नोट कर दो। अगर कहीं भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना ना, ये इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अच्छा, इसको 1 डिग्री क्यों बोलते हैं? 1 डिग्री इसलिए कहते हैं जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो फर्दर एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसके साथ बॉन्डेड है? एक कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। 2 डिग्री वो होता है जिसमें जो दो कार्बन के साथ बॉन्डेड हो, और 3 डिग्री मतलब 3 कार्बन के साथ जिसका बॉन्ड हो, तो वो टर्शरी हो जाएगा, 3 डिग्री होगा। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और जहां पे भी देखो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट, उसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है। क्या होती है? रीअरेंजमेंट। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगी। देखो रीअरेंजमेंट। अच्छा, रीअरेंजमेंट में क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल भी कहीं कहीं शिफ्ट होता है। कहीं हाइड्राइड शिफ्ट, कहीं मिथाइल शिफ्ट भी होता है। यहां पे तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। क्या होगा? यहां से H निगेटिव आयन निकलेगा। सुन लो इधर, इस कार्बन से क्या निकलेगा? H नेगेटिव आयन निकलेगा ये इस कार्बन से, और यहां पे आ जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आएगी? जहां से H नेगेटिव आयन निकला था। तो ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री से क्या बन गया? 2 डिग्री। तो याद कर लो कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंजमेंट होती है। अच्छा, ये रीअरेंजमेंट किस किस के अंदर होगी मैं बता देता हूं, आगे आगे में आगे पढ़ना हमने। SN1 के मैकेनिज्म में। किसमें? SN1 का जो मैकेनिज्म होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1। SN1 के मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, और उसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। लाजमी नहीं आपके हर जगह होगा, पॉसिबल है कि रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है। और दूसरा E1 के अंदर यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन E1 होता है। आगे पढ़ेंगे हम अल्काइल हैलाइड के अंदर, उसके अंदर भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। तो याद करो जहां पे भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनाना, क्या बना? इंटरमीडिएट, तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, एडिशन रिएक्शन जो होते हैं ना अल्कीन के, उसमें भी कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट में, तो उसके अंदर भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर हो सकती है, हो सकती है रीअरेंजमेंट। ठीक है। और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, क्या करना है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? टर्शरी। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की क्या है? टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये क्या होगा? अपने आप को स्टेबल करेगा किसके अंदर? सेकेंडरी के अंदर। किसमें स्टेबल करेगा? सेकेंडरी के अंदर। तो इसके अंदर देखो रीअरेंजमेंट होगी। इसको कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड, H नेगेटिव आयन। हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से H नेगेटिव आयन शिफ्ट होकर यहां पे आएगा। देखो यहां से क्या निकलेगा? H नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव नहीं, H नेगेटिव आयन निकलेगा, किधर आएगा? इधर आएगा, और दरमियान में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट हुई है इसकी। ये रीअरेंजमेंट होगी, ये बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। ये ग्रुप अटैक करेगा किसके ऊपर? रिंग के ऊपर। तो रिंग के ऊपर ये अटैक करता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये नहीं अटैक करेगा, ये अटैक करेगा। इसलिए आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। क्या बनता है? आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन नहीं बनता, मगर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाता है। तो अब आते हैं सेकंड स्टेप पे।
तो सेकंड से में क्या होगा, ये जो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर, और रिंग से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और यहां पे लग गया CH3, ये देखो, ये वाला हिस्सा है CH, ये अटैच होगा, देखो CH के साथ 2 मीथा लगे हुए हैं। अच्छा, अब इसके साथ हाइड्रोजन भी लगी हुई है, और चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव। क्या कहते हैं इसको, एरिनेमाइन, डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पांचों चार्ज डीलोकलाइज होती है। अब इसमें से क्या रिमूव होना है, इस स्टेप को क्या कहते हैं, स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइन स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो तीसरा स्टेप है, इसके अंदर CH, इधर CH3, यहां पे भी ये CH3 है, अच्छा अब इसमें यहां पे अटैक करेगा कौन, AlCl4, 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 इसमें से किसको निकालेगा, प्रोटॉन को, और प्रोटॉन मिलेगा किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, बन जाएगा HCl, प्लस में क्या बनेगा, AlCl3, कैटरस की रिकवरी होगी, कैटरस रिकवर हो गया। अब यहां पे क्या आएगा, इसके हाइड्रोजन के निकलने से यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बन जाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या जिसको कहते हैं क्यूमीन। अच्छा, अब रहता है एक फ्राइडरक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, फ्राइडरक्राफ्ट असाइलेशन। तो ये पेज फिल हो गए हैं, पहले इनको मैं सेव कर लूं, सेव करने के बाद दोबारा हम पढ़ते हैं फ्राइडरक्राफ्ट असाइलेशन को। बंद न की जा, ये मुझे दे सेव कर रहा तो गर्मी मुद्दा नन कंप्यूटर जेरान क्लास हटे तब ठीक हो जा, आइयो सही, मुद्दा है जो ये क्लास होगी बायो की ये ना बजी ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद आपकी क्लास है, वो सर जयराम दास लेंगे बायो की, तो जानना नहीं है आप लोगों ने आज। तो ये पेज सेव हो जाए, उसके बाद चेक करें कि सेव हो गए या नहीं, उसके बाद आगे फिर मैं इन पेजेस को डिलीट कर दूंगा। ये चेकर सेव थे ने कौन थे, चेक रेट पोता हूं उनके, हम डिलीट करें पर ये नहीं डिलीट थी वंजना ले इकड़ो में
अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं क्राइडलक्राफ्ट असाइलेशन। क्राइडलक्राफ्ट असाइलेशन, और याद करो क्राइडलक्राफ्ट असाइलेशन में फॉर्मेशन होता है एरोमेटिक कीटोन। फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, ये एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन भी है। एक होता है एलिफेटिक कीटोन और दूसरा होता है एरोमेटिक कीटोन। तो इसमें एरोमेटिक कीटोन की फॉर्मेशन होगी, क्राइडलक्राफ्ट असाइलेशन। तो देखो बेंजीन की रिंग है ये, और बेंजीन की रिंग रिएक्ट करती है असाइल हेलाइड के साथ। इसको हम कहते हैं असाइल हेलाइड। आप इसको कह सकते हैं एसिड हेलाइड, क्योंकि जनरल फार्मूला किसका है, एसिड हेलाइड का। इसका आईपिक नेम होता है अल्केनॉइल हेलाइड। तो देखो बेंजीन रिएक्ट करेगी असाइल हेलाइड के साथ, एसिड हेलाइड भी इसको कहा जाता है, और इसका आईपिक नेम है अल्केनॉइल हेलाइड। और इसके लिए जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो होता है AlX3, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे हम। तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव। तो बेंजीन के ऊपर अटैक कौन करेगा, असाइल ग्रुप RCO ग्रुप। ये देखो RCO जो है वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर। ये असाइल ग्रुप रिंग के ऊपर अटैक कर रहा है, देखो COR क्या हो गया, CO। ये जो COR है ना, ये लग गया किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। और क्या बन गया, कीटोन बन गया ना। ये अल्काइल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं फिनाइल ग्रुप, ये कीटोन है। तो हम कह सकते हैं एरोमेटिक कीटोन या अल्काइल फिनाइल कीटोन। या इसको कह सकते हैं फिनाइल अल्केनोन भी कहा जा सकता है, फिनाइल अल्केनोन। फिनाइल अल्केनोन भी पढ़ सकते हैं। देखें बेंजीन, इसका रिएक्शन हो रहा है एसीटाल क्लोराइड के साथ। एसीटाल क्लोराइड, तो देखो बेंजीन रिएक्ट किसके साथ कर रही है, एसीटाल क्लोराइड के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, AlCl3 जो ल्यूएस एसिड कैटलिस्ट है, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला ग्रुप जो होगा असाइल ग्रुप, इसको दूसरा, इसका देखो दूसरा नाम भी है, एसीटाल क्लोराइड का दूसरा नाम भी है, आईपिक नेम इथेनॉल क्लोराइड। तो इसका दूसरा नाम है इथेनॉल क्लोराइड। तो देखो बेंजीन रिएक्ट करती है एसीटाल क्लोराइड या इथेनॉल क्लोराइड के साथ। तो ये पोर्शन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन की रिंग के ऊपर। बेंजीन की रिंग के ऊपर अटैक करेगा। देखो क्या बन जाएगा, एसीटोफिनोन और प्लस में HCl। तो इसको पढ़ते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन। या इसको पढ़ सकते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन।
मिथाइल फिनाइल। तो याद कर लो बेटा, बेंजीन में से जब हाइड्रोजन निकल जाती है तो उसको फिनाइल पढ़ा जाता है। फिनाइल होता है C6H5, C6H5, क्योंकि इसका जो फार्मूला है ना, ये है C6H5 COCH3। तो इसको पढ़ेंगे मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसको फिनाइल इथेनॉन भी पढ़ा जाता है, फिनाइल इथेनॉन, ये भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब मुझे लगता है इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ये इलेक्ट्रोफाइल ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल है जो अटैक करेगा किसके ऊपर, रिंग के ऊपर। अब ये जरूर आप मैकेनिज्म खुद कर लेना, क्योंकि इतने मैंने समझा दिए हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रोफाइल ये सीधा सीधा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा रिंग के ऊपर, एरिनियम आइन बनेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या डीलोकलाइज कार्बोकेटाइन, उसके बाद इसमें से क्या करना है, प्रोटॉन को हमने लॉस करना है। तो मैकेनिज्म इसका बिल्कुल उन जैसे ही होगा, इतनी जरूरत नहीं है इसको मैकेनिज्म को पढ़ने की। अच्छा, अब आते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द साइड चेन। जो साइड चेन होता है ना, उसके उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन साइड चेन। इन साइड चेन, जो साइड चेन होगी उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन बेंजीन के अंदर नहीं होगी, अब जो साइड चेन है उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है। देखो ये है टोलिन, देखो टोलिन है ये, जिसको कहते हैं मिथाइल बेंजीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब जो सब्स्टिट्यूशन होगी वो बेंजीन के अंदर नहीं होगी, ऊपर जो मिथाइल ग्रुप है ना उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी। देखो ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अब सब्स्टिट्यूशन उसके अंदर होगी, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगी और उसमें से Cl लग जाएगा। तो ये देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द साइड चेन, ये जो ऊपर साइड में ग्रुप लगा है ना मिथाइल ग्रुप, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा, ये कौन सी होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल क्योंकि सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी, हो जाएगा CH2Cl। देखो CH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस, उसकी जगह Cl लग गया, और वहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो दूसरे Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगी। तो इसको पढ़ते हैं बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल। तो याद करो, अगर कहीं आपको लिखा हो फार्मूला, बेंजाइल का फार्मूला लिखना हो, बेंजाइल का, तो आप मत समझिए कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजाइल बन जाएगा, मगर टोलिन में से जब एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजाइल बनता है। तो टोलिन में से एक हाइड्रोजन निकालोगे ना तो क्या बनेगा, बेंजाइल बन जाता है। टोलिन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो बेंजाइल बनेगा, और उसकी जगह पे क्लोरीन लगाएंगे तो बेंजाइल क्लोराइड। अगर OH लगा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। अगर OH लगाएंगे तब, यहां पे तो क्लोरीन लगाया हमने, तो इसको पढ़ेंगे बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजीन से जो बेंजाइल क्लोराइड बना है ना, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और हुआ किसके अंदर है, साइड चेन के अंदर। और ये रिएक्शन रुकेगा नहीं, आपको पता है ये रिएक्शन रुकता नहीं आगे। अच्छा, अब दूसरी हाइड्रोजन निकलेगी, अब क्या हो जाएगा, दूसरी हाइड्रोजन इसमें से निकलेगी और दूसरा Cl लग जाएगा। तो जब दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं, पता है उसका नाम क्या होता है, दो हाइड्रोजन निकालते हैं, देखो इसको पढ़ते हैं बेंजल।
बेंजल, और उसकी जगह 2 क्लोरीन लग जाएंगे तो बेंजल क्लोराइड पढ़ते हैं इसको हम। क्या पढ़ते हैं? बेंजल क्लोराइड। वो बेंजाइल था, अब ये हो गया बेंजल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा, अब बेंजल क्लोराइड को देखो, ये बेंजल क्लोराइड है, उसको दोबारा क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक और हाइड्रोजन निकल जाएगी। ये जो हाइड्रोजन है ये भी निकल जाएगी और इस जगह क्या लगेगा? Cl लग जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो ट्राइक्लोराइड। और प्लस में यहां पे भी HCl बन जाता है, इधर भी क्या बनेगा? ACl। तो ये सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर हुई है? नहीं, बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। ठीक है। अच्छा देखो, ये सब्स्टिट्यूशन किस में हो रही है? साइड चेन के अंदर। और इसका मैकेनिज्म कौन सा है? ऊपर लिख दिया मैंने, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला मैकेनिज्म। फ्री, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अल्केन के अंदर हो रही है। सब्स्टिट्यूशन किसके अंदर हो रही है? अल्केन के अंदर। और अल्केन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होती है आपको पता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन के अंदर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है। ठीक है। अब आते हैं, दो एडिशन रिएक्शंस हैं इसके, बेंजीन के। एडिशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। अच्छा देखिए, हमने पढ़ा था कि बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं देती। देखो, बेंजीन में नॉर्मली एडिशन रिएक्शन नहीं होते हैं। रीजन उसका ये है कि बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड्स हैं वो एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड हैं, उनके अंदर एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन होती है और पाई सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ब्रेक करने के लिए। एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी? 152 किलो जूल, जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। जिस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस एनर्जी होती है ना, 152 किलो जूल। इसका मतलब है बेंजीन के पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एडिशनल एनर्जी देनी पड़ती है, इजाफी एनर्जी देनी पड़ती है 152 किलो जूल पर मोल। तो इसकी वजह से बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स इजीली ब्रेक नहीं होते और अल्कीन के अंदर पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए अल्कीन इजीली एडिशन रिएक्शन देती है, जबकि बेंजीन इजीली एडिशन रिएक्शन नहीं देगी। बेंजीन के जो एडिशन रिएक्शन है वो डिफिकल्टी से होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस पे होते हैं। अच्छा, तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस कौन से होते हैं? एक होता है हाइड्रोजीनेशन, एक होता है हाइड्रोजीनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखो, एक इसके अंदर है हाइड्रोजीनेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो बेंजीन है ये, और इसके अंदर 3 मोल हम हाइड्रोजन के ऐड करेंगे, 3 मोल। कैटलिस्ट कौन से यूज करते हैं? निकल, प्लाटिनियम या पैलेडियम या रेनी निकल भी यूज करते हैं। अब पता है, रेनी निकल, निकल और एल्यूमिनियम का अलाई होता है, जिसको हम डिजोल्व करते हैं कास्टिक सोडा के अंदर, और कास्टिक सोडा एल्यूमिनियम को डिजोल्व कर देता है और निकल के अंदर होल्स बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। ठीक है। और जितने ज्यादा पोर्स होंगे उतना ज्यादा एफिशिएंट कैटलिस्ट होगा निकल। और हीट देते हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो तीनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे इसके अंदर। तीनों पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे? 3 जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। तो ये साइक्लोहेक्सेन है बेटा, साइक्लोहेक्सेन। और जिसका फार्मूला है C6H12। और बेंजीन का फार्मूला कितना है? C6H6 बेंजीन। तो इस बेंजीन से क्या बन गया? देखो, साइक्लोहेक्सेन का मतलब है 3 मोल इसके अंदर हाइड्रोजन के हमने ऐड कर दिए हैं। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन।
अच्छा, अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। देखो फॉर्मेशन किसकी हुई है, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, C6H6Cl6। देखो C6H6Cl6 और ये एडिशन रिएक्शन होगा, सनलाइट की मौजूदगी में होगा, तो इसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो बेंजीन है ये, प्लस 3 मोल क्लोरीन के ऐड करेंगे सनलाइट की मौजूदगी में, अल्ट्रावायलेट लाइट की मौजूदगी में, तो ये होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और बनेगा क्या, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। देखो यहां पे भी क्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन हाइड्रोजन, मतलब हर कार्बन पे हाइड्रोजन तो पहले लगी हुई है, क्लोरीन हम लगा रहे हैं, मगर मैं साथ में हाइड्रोजन को भी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है जितने भी कार्बन है ना, उन पे एक हाइड्रोजन है और एक है क्लोरीन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, C6H6Cl6, हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो ये एडिशन प्रोडक्ट है, देखो वो भी सनलाइट की मौजूदगी में, कैक्टस की मौजूदगी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा FeCl3 की मौजूदगी में, मगर सनलाइट की मौजूदगी में इसके अंदर क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, देखो बेंजीन प्लस 3Br2 ऐड क्या करेंगे, 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, तो ये भी एडिशन रिएक्शन होगा, ये भी क्या होगा, एडिशन रिएक्शन। Br, इधर Br, यहां पे भी Br, इधर Br, यहां पे भी Br, यहां पे भी Br लगेगा, और हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है इसके अंदर, एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है हर कार्बन के ऊपर। तो हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन गया, C6H6Br6, ये बन गया। तो ये थे एडिशन रिएक्शन। तो देखो आज हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट कर लिए और एडिशन रिएक्शंस भी पढ़ लिए, कल इंशाल्लाह ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लेंगे, और उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे वो कर लेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी थी आप लोगों को, वो ये कि जो लास्ट हमने जीटी ली थी, जो लास्ट जनरल टेस्ट ली थी, वो भी मुझे समझानी थी क्वेश्चंस, मगर आज टाइम काफी हो गया है, आप बोर हो गए होंगे, तो आज तो नहीं, नेक्स्ट जो संडे होगा, नेक्स्ट संडे वाले दिन समझे 1.5 घंटे की क्लास दोबारा लूंगा, मगर वही जीटी जो होगी, जनरल टेस्ट होगी, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके जितने भी कंसेप्ट्स हैं, वो मैं पढ़ा लूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, 10 मिनट का ब्रेक है, और उसके बाद
10 मिनट के ब्रेक के बाद दूसरी क्लास होगी बायो की।